उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों की तरफ से जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस दिए जा रहे थे, उसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर दोनों सरकारों के जो आदेश थे उसको स्टे कर दिया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। सर, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है, ये क्या पूरा मामला था और किस तरह से आपको कामयाबी मिली है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में और त्रिपुरा में जो इंडिपेंडेंट इस्लामिक इंस्टीट्यूट हैं, उनको एनसीपीसीआर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट नोटिस भेज रही थी और उनको ये कहा जा रहा था कि साहब आप मदरसे नहीं चला सकते, आपको स्टेट बोर्ड से मान्यता लेनी होगी और सुबह में राइट टू एजुकेशन को माध्यम बना करके सुबह में आप अपने बच्चों को मदरसों में नहीं स्कूलों में भेजेंगे। हालांकि जमीयत उलमा हिंद ने पहले 50 से ज़ायद देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, जिसमें बताया गया कि साहब आरटीई में मदरसे नहीं आते हैं, गुरुकुल नहीं आते हैं। वो जो आरटीई में ख़ुद आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन, उसमें मदरसों का गुरुकुल का एक्सेप्शन है। और उसके अलावा ब्रह्मावती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का ये निर्णय है कि आरटीई में मदरसे शामिल नहीं हैं। उसके बाद भी आरटीई को बुनियाद बना करके इन दोनों राज्यों में मदरसों को नोटिस भेजे जा रहे थे। जब हमारे रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं मिला तो फिर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था और कल डीवाई चंद्रचूड़ जी की, सीजीआई जी की कोर्ट ने इन तमाम आदेशों पर स्टे कर दिया है। और हमारी जमीयत उलमा हिंद के लॉयर ने, एडवोकेट ने जब ये कहा कि सर अभी 2 राज्यों तक सीमित मत करिए, पूरे देश के संबंध में या आप अपना ऑर्डर दीजिए, तो उन्होंने पूरे देश में इस प्रकार के नोटिस को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दे दिया है, जिसकी वजह से असंवैधानिक रास्ते पर जो सरकारें चल रही थी उसको लेकर के जमीयत उलमा हिंद ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और चूँकि अभी तो स्टे हुआ है, हम आगे लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि इंसाफ की इसमें विजय होगी। दीनी मदरसों को जो किसी भी बोर्ड से या सरकार से मान्यता नहीं लेते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, उनकी ये एक बड़ी जीत आप बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि आगे चल कर के कोई इस तरह की और परेशानी है जो लोकल गवर्नमेंट है या प्रशासन है, उसकी वजह से आप मदरसों को नहीं देखनी पड़ेंगी? हम उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि हमने पूरे रिप्रेजेंटेशन में संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था। हमने बताया था कि आर्टिकल 30 में हमें क्या राइट्स मिले हुए हैं। हमने उसके अलावा ये भी बताया था कि आरटीई में हम नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज़ को लेकर के क्या चीज़ें कही हैं वो हमने मेंशन की थी। हमने कहा था भाई ये तो राइट टू चॉइस है, ये मेरा अधिकार है ना, मैं क्या पढ़ूंगा, ये मेरी नियुक्ति है, ये मेरी चॉइस है, ये सरकार या कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड थोड़ी तय करेगा मुझे क्या पढ़ना है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आदेश के बाद शायद अब राज्य सरकार बाज आ जाएंगी और असंवैधानिक कार्यों को छोड़ देंगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बहराइच में जो हिंसा हुई थी और जो एक युवक की मौत हुई थी, उसके बाद जो घटना हुई, बीजेपी के जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं पर और नगर अध्यक्ष पर युवा मोर्चे के मुकदमा लिखवाया है कि ये जानलेवा हमला उन्होंने किया था उस दिन घटना के दौरान। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर बहुत गंभीरता के साथ विवेचना करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन पहले जो मास लेवल पर घटना हुई थी, कहीं ये उपद्रवी उस घटना में तो शरीक नहीं थे जिसकी जब लेकर के इन पर विधायक ने, सिटिंग विधायक ने एफआईआर घटना उन्होंने बताई है जब उसकी मौत हो गई थी तो शव को मोर्चरी पे ले जा रहा था। तब मैं वही कह रहा हूँ, विवेचना करनी चाहिए कि उस मृत्यु से पहले की जो घटनाएं हैं कहीं उनमें भी तो ये लोग शरीक नहीं थे, कहीं इनके कारण ही वो पुरानी घटना भी तो नहीं भड़की थी और फिर इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? साहब, बुलडोज़र कहाँ चला गया, नोटिस कहाँ चले गए, पूरा सरकारी तंत्र मंत्र कहाँ चला गया? और आप उसको पढ़िएगा, जो एफआईआर हुई है उसमें माननीय विधायक महोदय लिखते हैं कि मेरी हत्या का प्रयास कर रहे थे ये, इन्होंने मेरी कार पर, हालांकि वहाँ
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, सीएमओ भी थे, खुद सिटिंग विधायक थे, उनके दाएं बाएं रहने वाले लोग थे। उसके बाद उन पर पथराव किया गया, नारे लगाए गए, माहौल बिगाड़ा गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूल घटना में भी यही लोग शरीक थे जिन पर विधायक महोदय ने एफआईआर कराई है, जिनको चिन्हित किया है कि ये उपद्रवी हैं और ये हमें हमारी मृत्यु करने के लिए, हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु करने की के पार्टी लिए के हैं, पथराव कर रहे थे। ये तो सरकार को तय करना चाहिए। देखिए, मैं यही कहूँगा, अपराधी अपराधी होता है। आप एक्शन एक स्पीड से लीजिए, चाहे वो राइट के लोग हों या लेफ्ट के हों। अगर आप दंगाइयों पर सख्ती के साथ एक्शन लेंगे तो फिर आपका विधायक एफआईआर कराने के लिए मजबूर नहीं होगा। बहराइच घटना का बहुत बड़ा सच और सच्चाई ये दिख रही है सबको। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों के घरों को बुलडोज करने का प्रयास किया गया। क्या हाईकोर्ट ने नोटिस में जो 3 दिन की मियाद थी उसको 15 दिन नहीं किया है? जमीयत उलमा हिंद इस पर भी नज़र बनाई हुई है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि जब विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र को लेकर के मामला विचाराधीन है तो आप कैसे अधिकृत होते हो कि आप 3 या 15 दिन के नोटिस पर घर बुलडोज कर दोगे? अच्छा, अगर न्याय अनुसार नहीं बने हुए तो जितनों के हैं सबको नोटिस भेजो ना। क्या लगता है आपको कि एक समुदाय विशेष खास तौर से मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? डेफिनेटली मुस्लिम कम्युनिटी को किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पहले बुलडोज़र मामले पर लेकर के आ चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में। उसके बाद भी अगर ये सब किया जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसको देखेंगे अगर चीज़ें काबू में नहीं आती हैं। बहराइच घटना को जमीयत उलमा हिंद मॉनिटर कर रही है, स्टेट लीडरशिप भी कर रही है, सेंट्रल लीडरशिप भी कर रही है। जैसी ज़रूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना नक्काब रशीदी ने कहा कि जो मदरसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है, ये एक बड़ी जीत है दीनी मदारिस की। और जो बहराइच की घटना है उस मामले पर भी जमीयत उलमा हिंद नज़र बनाए हुए है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर जाएंगे। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।